नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10th विज्ञान, जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमने पिछली बार अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन क्या होती है? वो विधि है जिसमें दो जनकों से युग्मक द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, यानी माता और पिता दो मेल और फीमेल से जो है नई संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ युग्मकों को में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, यानी कि मेल से मदर से भी आधे क्रोमोसोम बच्चे को मिलते हैं नई संतान को, और फादर से भी फीमेल से भी, मेल फीमेल दोनों से आधे आधे मिलते हैं। तो टोटल मिला के जो नई संतति है उसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर हो जाती है। तो इस तरह से नए जीव का विकास होता है। अच्छा, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन सबसे मेन बात है इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी संतान होते हैं उसमें गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। आप घर में ही देखेंगे कि माँ बाप से बच्चों में गुण अलग होते हैं, थोड़े से होते हैं ना, बिल्कुल हूबहू नहीं होते, कुछ गुण अलग होते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम पीढ़ी दर चलें तो अगर हम देखें कि पहली पीढ़ी और 10वीं पीढ़ी में अंतर देखेंगे, काफी अंतर नजर आएगा। और ये चीज जो है नई स्पीसीज को भी जन्म देती है। मतलब नए गुण जब होते हैं धीरे धीरे नई स्पीसीज को जन्म देते हैं। अगर आप ये देखें, बंदर, चिंपैंजी, ठीक है, लंगूर आदि अगर हम देखें तो 3 तरह की प्रजातियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सबके पूर्वज एक ही होंगे इन सबके? तो जो लैंगिक जनन है इससे गुणों में विभिन्नता तो आती ही आती है, संतति के नई जनरेशन के गुणों में विभिन्नता तो आती है। नई प्रजाति की उत्पत्ति भी होती है। कई सालों लाखों सालों लग जाते हैं, जब सालों में, हजारों सालों में, लाखों सालों में क्या होता है, धीरे धीरे जब परिवर्तन आता है तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि एक ऐसा जीव हमें मिलता है जो बिल्कुल ही अलग होता है अपने पूर्वजों से। तो इस तरह से नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, डार्विन ये जो है सिद्धांत है उस पे था। अच्छा, विभिन्नता विकास की तरफ भी लेके जाती है। अगर देखा जाए कि जो जीव एडजस्ट कर जाते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो जीव एडजस्ट कर जाते हैं उनका तो विकास होता है, वो आगे उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। और जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका जो प्रजाति ही विलुप्त हो जाती है। तो आज का टॉपिक यही है हमारा, लैंगिक जनन क्या है और क्यों जरूरी है। अब पौधों में, यानी पुष्पी पौधों, फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? फूल वाले पौधे यानी कि पुष्प में एक होता है पुंकेसर या स्त्रीकेसर, इनमें से कोई एक जनन अंग होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक ही जनन अंग है तो उसको बोलेंगे, उस फूल को, उस पुष्प को बोलेंगे एक लिंगी, यानी उस फूल के अंदर सिर्फ एक ही जनन अंग है, या तो पुंकेसर है या स्त्रीकेसर है, या मेल वाला पार्ट है या फीमेल वाला पार्ट है। जैसे पपीता और तरबूज, पपीता और तरबूज के जो फूल होते हैं उनमें या तो पुंकेसर होता है या स्त्रीकेसर होता है, कोई एक ही जनन अंग होता है। जब उसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प, यानी कि जैसे गुड़हल का फूल, सरसों, ठीक है, इनमें दोनों होते हैं, पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका मेल और फीमेल प्लांट अलग से नहीं होता, उसी में दोनों भाग होते हैं और उसी में ही परागकण, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। चलिए, आवृत बीजी जननांग पुष्प में उपस्थित होता है। पुंकेसर, देखिए अब इसमें दो बातें आई हैं, एक तो आई है पुंकेसर, एक स्त्रीकेसर। कौन सा भाग नर जनन अंग है और कौन सा स्त्रीकेसर, कौन सा स्त्री जनन अंग है? तो पुंकेसर है नर जनन अंग, मतलब कि फीमेल पार्ट है ये, ठीक है, जो परागकण बनाते हैं, और परागकण ही मेन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। स्त्रीकेसर क्या है? मादा जनन अंग है, ठीक है, और पुष्प का मादा जनन अंग जो ये स्त्रीकेसर कहलाता है, जो कि मिडल पार्ट में होता है, पुष्प के बीच पार्ट में होता है। अब मादा जनन अंग स्त्रीकेसर के 3 भाग है। एक है अंडाशय, यानी ये अंडे का आकार, दूसरा है ये लंबा जो है वर्तिका, और तीसरा शीर्ष भाग होता है जिसे बोलते हैं चिपचिपा भाग होता है, वर्तिकाग्र, यहाँ ऊपर होता है। ये चिपचिपा इसलिए होता है कि जो परागकण है जो पुंकेसर से निकलता है, कहीं भी हवा के द्वारा आगे से चिपक जाए और फिर वो नीचे पाइप के द्वारा जो है इस भाग में पहुंच जाए। तो अंडाशय में बीजांड होता है, वो कहता है ना बीज का हिस्सा जो है यहाँ पे होता है।
इस भाग को आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, बड़ा पिक्चर आपकी बड़ी पिक्चर नजर आएगी। तो अंडाशय में बीजांड होता है और प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। ठीक है, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय के अंड कोशिका तक संलेपित, मतलब यहाँ पे देखिए परागकण है वो चिपक जाता है जब वर्तिकाग्र से, तो वो जिस भी पॉइंट से चिपक गया, मान लो यहाँ और यहाँ है, तो वो हिस्सा फटाफट एक पाइपलाइन बन जाती है परागनली, और इसके द्वारा जो है ये अंडाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ जाके ये संलयित हो जाता है और फिर क्या होता है, नर पार्ट जो है मादा पार्ट को निषेधित कर देता है और एक युग्मनज बन जाता है, जिससे कि नया पौधा विकास होता है, नए पौधे का बीज बनता है, बीज से फल बनता है। तो हम देखते हैं आम का गुठली देखो या कोई सी भी गुठलियां देखते हो, वो बीज होते हैं, उसको कहीं पे उगा देंगे, दबा देंगे तो पौधा उग जाएगा, तो वो बीज ही तो है। अगला पौधा उससे बनेगा, वो बीज ही तो है। तो परागकणों का जो पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है, मतलब यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, परागण कहलाता है। अब यहाँ पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक, यहाँ से यहाँ तक जब स्थानांतरण पहुंच रहा है तो इसको बोलते हैं पोलिनेशन यानी परागण। पोलिनेशन दो तरह का होता है बेटा। अगर एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो परागकण का स्थानांतरण अगर उसी फूल के अंदर हो जाता है तो इसे कहते हैं स्वपरागण। एक ही फूल के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, लेकिन एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प में हवा के द्वारा या किसी जल के द्वारा या प्राणी के द्वारा वाहक के रूप में इधर से उधर चले जाएं, एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित हो गए, तो इसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल पार्ट अलग अलग हो गए। तो एक पुष्प पे दूसरे पुष्प में परागण जाएंगे कैसे, अभी हमने बताया आपको, हवा के द्वारा उड़ के जा सकते हैं, जल में बह के, या किसी भी प्राणी में चिपक के जा सकते हैं परागण, और ये वहां तक पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचने तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये नर युग्मक जो है अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचा देता है, ये जो पाइप है जो पहुंचा देती है नीचे, और उसके बाद क्या होती है, जैसे ये परागण नलिका में चिपकता है ना, तो ये नीचे तक पहुंचा देते हैं बीजांड तक, और वहां भ्रूण विकसित हो जाता है। और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में परिवर्तित होता है, जिसे हम बोलते हैं ना बीज। फिर वो अंडाशय बहुत तेजी से विकसित होता है और परिपक्व होकर फल बना देता है। और जो भी बाहर के फूल में होते हैं ना, पंखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब मुरझा के गिर जाते हैं। सिर्फ क्या नजर आता है, बीज, और उससे फिर वो फल बन जाता है। ठीक है, अब बीज में भावी पौधा है, यानी जो गुण है, वो जो बीज है, कोई भी चीज का बीज हो, आम का है, अनार का है, या कोई सा भी बीज है, तो वो बीज क्या है, वो अगले पौधे के लिए ही है। अगर उसे हम उगाएंगे तो अगला पौधा उग जाएगा, और इसी प्रक्रम को कहते हैं अंकुरण। अंकुरित चने देखे होंगे ना आपने, स्प्राउट, वो यही प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब लैंगिक जनन किस प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, हमें ये जानना है। लैंगिक जनन से कैसे विभिन्नता होती है, तो हम पॉइंट नंबर जो 1 है, पॉइंट नंबर 1 जो मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो सकता है कि लैंगिक जनन में भाई मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो संतान होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप आंसर ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए ये तीनों ही पॉइंट बताएंगे, यानी क्वेश्चन 1 के लिए तो पहला पॉइंट और क्वेश्चन 2 के लिए तीनों पॉइंट बता देंगे। तो ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन 2 के लिए होंगे, क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा है एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए। तो एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प, देखिए एक लिंगी में पपीता आया था और तरबूज आया था, और उभयलिंगी में आपका क्या आएगा, गुड़हल और सरसों। तो ये एक लिंगी में है, देखिए ये वाला पपीता और तरबूज, और उभयलिंगी में होगा गुड़हल और सरसों, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ना ये सिर्फ उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने 4 सर्कल लगाए हैं, पपीता, तरबूज एक लिंगी के हैं, और उभयलिंगी के उदाहरण कौन से, गुड़हल और सरसों आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है ये दोनों आंसर। नाउ स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है, तो स्वपरागण क्या होता है, अगर एक ही फूल में परागण हो जाता, मतलब जो परागकण है एक फूल से दूसरे फूल, उसी फूल के अंदर परागकण चले जाते हैं पुंकेसर के, तो वो स्वपरागण है। लेकिन एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरण होता है तो उसे बोलते हैं पर परागण। तो ये हमारा अंतर है, देखिए स्वपरागण का यहां तक है और ये पर परागण का है। तो क्वेश्चन नंबर किसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन 5 की बारी। अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो देखिए अंकुरण आप ये लिखेंगे, बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो कि अगर उसको उपयुक्त जो भी उपयुक्त परिस्थिति होती है ना, जैसे हवा, पानी, नमी ये सब मिलती है तो वो विकसित हो जाता है और इस प्रोसेस को अंकुरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब बीज और फल कैसे बनते हैं, इसी में ठीक ऊपर लिखा हुआ है, देखिए जैसे ही परागकण आ जाता है, भ्रूण विकसित होता है, तो क्या होता है, बीजांड के अंदर एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है और बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इसको बल्कि आप यहां से लिखिए कि परागकण एक नलिका विकसित होती है और वो वर्तिका तक पहुंच जाती है और वहां वर्तिका से होती बीजांड तक पहुंचती है, जहां भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है। ठीक है, जो कि बीज में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी अंडा से वृद्धि होने लगती है, बढ़ने लगता है और परिपक्व होकर फल बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप पहले तो ये लिखेंगे फर्स्ट पार्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको ये लिखेंगे। आप ये आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, 3 का आंसर आपके सामने यहां पर है, सर्कल लगा रखे हैं मैंने। 4th का आंसर भी मिल गया और 5th के दोनों पार्ट हो गए। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आप बताइएगा कि जो पुष्प है उसका नर और मादा जनन अंग का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।